ऊपर कॉस्मॉस में ऐसी खतरनाक चीज है जो कई पूरे के पूरे सितारों को साबुत निकल सकती है और पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकती है। इन्हें ब्लैक होल्स कहते हैं। दशकों तक ये पूरी तरह छिपे रहे, लेकिन अब साइंटिस्ट इनकी खोज में निकल पड़े हैं। उन्होंने पता लगा लिया है कि ब्लैक होल्स सिर्फ ब्रह्मांड के सितारों और गैलेक्सियों से भरी हुई दुनिया को ही नहीं, बल्कि नीचे हमारी दुनिया को भी प्रभावित करते हैं, क्योंकि शायद ब्लैक होल्स ही वो अहम कड़ी हैं जो ब्रह्मांड के अनसुलझे से रहस्यों को जोड़ सकती हैं। स्पेस, टाइम और खुद जीवन। कॉस्मॉस का सारा रहस्य इन्हीं वर्म होल्स के अंदर छुपा है। विज्ञान शो पेश करता है सीक्रेट्स ऑफ ब्लैक होल्स। आप हमारे ग्रह पृथ्वी को ही ले लीजिए और इसे कंचे जितना छोटा कर दीजिए। आप इतनी ज्यादा डेंस चीज बना लेंगे कि 1,86,000 स्क्वायर मील की रफ्तार से गुजरती लाइट भी इसके ग्रेविटेशनल पुल से बच नहीं पाएगी। इसका नाम है ब्लैक होल। एस्ट्रोफिजिसिस्ट को लगता है कि जब बड़े बड़े सितारों का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो खुद अपने वजन के कारण सिकुड़ने लगते हैं, तब ब्लैक होल बनते हैं। लेकिन अभी ये साबित नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल्स ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के सारे माने हुए नियम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी कुछ माने हुए लोग अब ब्लैक होल्स के अंदर चलने वाली घटनाओं को समझने के लिए बढ़ चढ़कर मशक्कत कर रहे हैं, और इससे जो नए नियम बन रहे हैं वो काफी हैरत अंगेज हैं। आप, मैं और हमारी दुनिया इनके हिसाब से महज एक भ्रम ही हो। मेरे होम टाउन मिसिसिपी में एक कुआं था। मैं अक्सर उसके अंदर झांककर उसकी गहराई और रहस्य को समझने की कोशिश करता था। मैं वहां बैठकर उसके अंदर पत्थर फेंका करता था और उसकी आवाज गौर से सुनने की कोशिश करता था, मगर मुझे हमेशा शांति ही मिलती थी। एक रोज मैंने अपने एक टॉय सोल्जर को अपने रुमाल से बने एक पैराशूट में बांधकर कुएं के अंदर फेंक दिया और सोचने लगा कि जब वो नीचे पहुंचेगा तो क्या होगा, या फिर वो हमेशा नीचे ही गिरता जाएगा अनंत गहराई में। आज कई फिजिसिस्ट भी ब्लैक होल्स के लिए वैसे ही पागल हैं जैसे मैं बचपन में कुएं के लिए था। वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं और हम उनसे यूनिवर्स के बारे में क्या जान सकते हैं। ये सुनने में बिल्कुल एक साई-फाई फिल्म की तरह लगता है, लेकिन असल में ये सत्य है। ब्लैक होल्स हमारे लिए दुनिया के उन दरवाजों को खोलना है जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, यहाँ तक कि वो हमारी कल्पना के दायरे से भी बाहर हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाली इस अजीब सी दुनिया में जहाँ सीधी रेखाएं भी नहीं है, ब्लैक होल्स की कल्पना मुश्किल है। आप उन्हें देख नहीं सकते। ये एक ही वक्त पर डिस्टर्ब और एक्साइट दोनों कर देने वाली बात है। ब्लैक होल्स की पूरी परिकल्पनाएं ग्रेविटी के नियमों से मेल खाती हैं। आप किसी बड़ी चीज के जितने पास होंगे, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा होगा और वो चीजों को स्लो करके अपनी तरफ खींचेगी। पृथ्वी की सतह केंद्र से 4000 मील ऊपर है, इसलिए इतने ऊपर ग्रेविटी का उतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव नहीं है। एक बच्चा भी इसके प्रभाव से बच सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए। लेकिन अगर आप पृथ्वी को एक कंचे जितना छोटा कर दें, इसके भार को केंद्रित कर दें, तो इसकी ग्रेविटी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी और दुनिया में कुछ भी इतना तेज नहीं होगा जो इसकी सतह से ना चिपके। फिर न सिर्फ ये लड़का बल्कि उसके जूते से निकलने वाली ये लाइट्स भी सरफेस को नहीं छोड़ पाएंगी। तो अगर आपको इतना डेंस ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जिसे लाइट भी पार नहीं कर सकती, तो आप एक ऐसा कॉम्पैक्ट सिस्टम बना रहे हैं जिसमें मौजूद चीजों की स्पीड लाइट की स्पीड से कई ज्यादा होगी। लाइट की स्पीड 166,000 मील प्रति सेकंड होती है, मगर ग्रेविटी काफी वीक होती है। तभी तो ऊपर जाने वाले रॉकेट्स जिन पर पृथ्वी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है, उसे पृथ्वी को छोड़ने के लिए महज 7 मील प्रति सेकंड की स्पीड ही चाहिए होती है, और एक ब्लैक होल तक पहुंचने के लिए
आपको हमारे सूरज को कुछ किलोमीटर जितना छोटा करना होगा और तब इसके पार्टिकल्स की स्पीड लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाएगी और ये बेहद डार्क हो जाएगा। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोफिजिसिस्ट क्रिश्चियन ऑट कॉस्मोस में उभरने वाले ब्लैक होल्स जैसे अजीबोगरीब चीजों की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पता लगा रहे हैं कि जब बड़े तारों का फ्यूल खत्म हो जाता है और वो श्रिंक हो जाते हैं तो क्या होता है। इसकी तुलना वो एक मैराथन रनर के रेस खत्म होने के बाद की स्थिति से करते हैं। तो कभी कभी आप किसी युवा तारे को एक युवा रनर जैसे समझ सकते हैं जो शुरू में काफी फ्रेश होता है और वातावरण से ऑक्सीजन लेता है। और सितारों के साथ भी ऐसा ही होता है, वो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलते हैं और इस धीमी प्रक्रिया से उन्हें हर बार जबरदस्त ऊर्जा मिलती है। वो लगातार हाइड्रोजन को हीलियम में फिर उसे और हैवी एलिमेंट में बदलते हैं। धीरे धीरे वो फ्यूल बढ़ता जाता है और आखिर में आयरन बचता है। और जब फ्यूल खत्म होता है तो चमक भी अचानक खत्म हो जाती है, जैसे मैराथन भागता हुआ रनर भी अचानक किसी दीवार से टकराकर गिर गया हो। रनर तो फूड और ड्रिंक से अपनी ऊर्जा को वापस पा लेता है, मगर एक खत्म होता हुआ सितारा अपनी एनर्जी को कभी वापस नहीं पा सकता। वहां अंदर केंद्र में ना कोई हीट बनती है ना एनर्जी, इसलिए ग्रेविटेशनल पुल चीजें अंदर खींचता है। अब क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई नहीं है, इसलिए वो छोटा होता जाता है। आखिर में जबरदस्त शॉक वेव्स निकाल कर उसे भस्म कर देती हैं, जिस अवस्था में हम उसे सुपरनोवा कहते हैं। बड़े बड़े तारों के डेथ थ्रोस एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा देखी गई कुछ सबसे ड्रामेटिक घटनाओं में से एक है। चाइनीज स्टारगेजर्स ने कुछ को सन 1054 में एक्सप्लोड होते देखा था। वो इतना चमकदार था कि दिन में भी देखा जा सकता था। 400 साल पहले भी 2 सितारे एक्सप्लोड हुए थे। इनसे कई सौ प्रकाश वर्ष दूरी पर फैले हुए गैसों और डस्ट से भरी डिब्री बन गई, जो आज भी एक्सपैंड हो रही है और देखी जा सकती है। मगर वैज्ञानिकों को ब्लैक होल्स ने नहीं, उनके केंद्र पर चल रही हलचल ने उत्तेजित किया है। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी गैलेक्सी के किसी सितारे का एक्सप्लोजन नहीं देखा है, लेकिन थ्योरेटिकल फिजिक्स कहती है कि अगर एक सितारा बेहद बड़ा है तो वो कभी ना कभी ब्लैक होल में तब्दील जरूर होगा। तो मान लीजिए ये बलूनिक तारा है और ये इसके अंदर मौजूद न्यूक्लियर फ्यूल को जलाकर जिंदा रहता है और अंत में इससे आपको हैवी एलिमेंट्स जैसे ये फोम जो मिलते हैं, तब ये एक बॉम्ब की तरह एनर्जी रिलीज करता रहता है। लेकिन जब स्टार की ऊर्जा खत्म होती है तब ये ठंडा होना शुरू होता है और तब वो अपनी शेप को बरकरार रखने लायक प्रेशर नहीं बना पाता और फिर ये अपने ही बाहर से सिकुड़ने लगता है और तब तक सिकुड़ता है जब तक उसके अंदर मौजूद मैटर को क्रश करने लायक प्रेशर नहीं बन जाता। तब ये पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा होता है और अपने अंदर के सारे एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके क्लोज होता जाता है। अगर ये सूरज से कुछ ही बड़ा होता है तब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और अगर इसे नहीं रोका गया तब ये प्रेशर बढ़ता जाता है और ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। मगर क्या सचमुच ब्रह्मांड में ऐसे अमृत तारों का शरीर प्रेजेंट होता है? क्या वो उन गैसों और धूल से बने बादलों के बीच छिपे होंगे जैसे सुपरनोवा होते हैं? क्रिश्चियन ऑट और उनके कैलटेक के साथी इसी बात का पता लगाने में जुटे हैं कि क्या सच में मृत तारों से ही ब्लैक होल बनते हैं। मैं तबाह हो रहा हूँ, तारों को देखकर काफी उत्साहित होता हूँ। सबसे पहले आपको एक निश्चित एंगुलर मोमेंटम चाहिए होगा, क्योंकि एक स्पिनिंग ब्लैक होल के लिए आपको सही एंगुलर मोमेंटम चाहिए होता है। ब्लैक होल्स तारों के एक्सप्लोजन से बनते हैं। ये पता लगाने के सिर्फ 2 तरीके हैं, जिसमें से एक है कि हम एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन का इंतजार करें और अपनी पूरी शक्ति से उसकी हर चीज को ऑब्जर्व करें। एक गैलेक्टिक सुपरनोवा हमें इतनी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि हम हफ्तों तक ना सोएं, मगर दुर्भाग्य से वो बस सदी में 1 या 2 बार ही होता है। तो क्रिश्चियन और उनकी टीम एक दूसरा तरीका अपना रही है, बड़े बड़े सितारों को इन शानदार कंप्यूटरों में तोड़ने का तरीका। ये आसान काम नहीं है, लेकिन अब इसे कोई भी कर सकता है।
मगर क्रिश्चियन इस काम में अव्वल बनने के लिए लगे पड़े हैं। तो सुपरनोवा स्टीलर्स के कोलैप्स होने से बनने वाले ब्लैक होल्स को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें काफी फिजिक्स की जरूरत होती है। कोलैप्स होने वाली गैसेस की जनरल ग्रेविटी, फ्लूइड डायनामिक्स की समझ चाहिए होती है। ये पार्टिकल फिजिक्स की मदद से एक बढ़िया वेदर फोरकास्ट करने जैसा है। अभी तक क्रिश्चियन एक रियल सुपरनोवा जैसे लगने वाले वर्चुअल तारे को एक्सप्लोड नहीं करवा सके हैं, मगर सालों से इस घटना के पीछे मौजूद गणित और फिजिक्स को समझकर अब उन्हें यकीन है कि वो पहले शख्स होंगे जो ब्लैक होल्स के रहस्य को समझ पाएंगे। और ये ब्लैक होल का केंद्र है। इसके केंद्र पर ब्लैक होल्स हैं। वाह, हम पहली दफा ऐसा कुछ देख रहे हैं। सरप्राइज करने वाली बात यह है कि सबसे गहरे सिमुलेशन असल में एक्सप्लोजन से नहीं बनते हैं, वो सीधे कोलैप्स हो जाते हैं। ये किसी धमाके जैसा नहीं बल्कि बवंडर जैसा है। इसका नाम सुपरनोवा नहीं बल्कि अननोवा होता है। इसका मतलब है कि तारों में मौजूद सारी चीजें धीरे धीरे ब्लैक होल्स में गिरने लगती हैं और अंत में तारा ही गायब हो जाता है। ये भी हो सकता है कि ज्यादातर तारे या तारों की एक बड़ी संख्या सीधे हमेशा के लिए गायब हो जाएं, मगर हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, क्योंकि हमने कभी अनोवा को देखा ही नहीं है। अगर क्रिश्चियन का ब्लैक होल्स के साइलेंटली बनने का मत सही है, तो ये कॉस्मिक महाविनाशक हमारे आसपास के प्लेन जगह पर भी फैले हो सकते हैं, जिनके बारे में हमें कभी कुछ नहीं पता चलेगा। ब्लैक होल्स को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। भले ही वो पूरी तरह से ब्लैक और एनर्जी रेडिएट ना कर रहा हो, फिर भी 20 मील बड़ा और 10 लाइट ईयर दूर हो सकता है, जिसे हम अपने बेस्ट टेलीस्कोप का यूज करके भी नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन अगर ब्लैक होल्स पूरी तरह से छिपे हुए भी होते हैं, तो उससे इस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्होंने खुद अपने 30 सालों की मेहनत हमारी ही गैलेक्सी मिल्की वे के बीचों बीच मौजूद एक ब्लैक होल को ढूंढने में निकाली है। और उनकी डिस्कवरी से हमारी यूनिवर्सल कार्यशैली पर बनी सारी मान्यताएं बदल जाएंगी। (1931) में बेल टेलीफोन रिसर्चर कार्ल जैंस्की अटलांटिक से यूरोप भेजने के लिए फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे थे, लेकिन एक बैकग्राउंड नॉइस के कारण वो ठिठक कर रह गए और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस शोर के ज्यादातर हिस्सों पर काबू पा लिया, मगर एक सिग्नल कभी जाता ही नहीं था। और वो आवाज तब सबसे ज्यादा आती थी जब उनका एंटीना सप्तऋषि तारामंडल की तरफ पॉइंट करता था, जो मिल्की वे के बीचों बीच मौजूद है। वो तारों से निकलने वाले सामान्य सिग्नल से काफी अलग था। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना था कि शायद वो किसी ऐसी ऑब्जेक्ट से आ रहा था जिसकी घोषणा हो चुकी थी, मगर वो सामने नहीं आया था, यानी ब्लैक होल। लेकिन 25 साल पहले इसकी तस्वीर लेने का कोई तरीका नहीं था। हमारी गैलेक्सी का केंद्र धूल की मोटी परतों से ढका हुआ था, पर राइनहार्ड गेंजेल नाम के एक जर्मन एस्ट्रोनॉमर ने उस धुएं और धूल के पीछे देखने का रास्ता खोज लिया था। दिक्कत ये है कि हम मिल्की वे पर बैठे हैं और गैलेक्टिक सेंटर इसी गैलेक्सी के उसी सेम तल पर फैली हुई है जहां हम रहते हैं। हमारे और दूसरे तारों के बीच काफी धूल और गैस है, जिस कारण हम उन्हें देख नहीं पाते, मगर लंबी वेवलेंथ पर ये धूल उतनी कारगर नहीं होती। ये लाइट वेव उस धूल के गुब्बारे को अच्छी तरह से भेज सकती है, मगर दिक्कत ये है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर को भेजने में सक्षम नहीं है। इसलिए राइनहार्ड गेंजेल ने इसके लिए चिली के अटकामा रेगिस्तान को चुना, जो पृथ्वी की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से एक है। 1992 की शुरुआत में वो मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अपने साथियों के साथ इस रहस्य को उजागर करने की यात्रा पर निकल पड़े कि आखिर मिल्की वे के केंद्र से अजीब आवाज क्यों आ रही है। बल्कि हमने मिल्की वे के केंद्र में सितारों की एक मोटी परत पाई और मिल्की वे के इसी केंद्र पर हमें शक हुआ कि शायद वहां कुछ है जिसकी वजह से वो आवाज निकल रही थी। राइनहार्ड को लगता है कि ब्लैक होल ही असल में ग्रेविटी के लिए खूबसूरत सेंटर का काम कर रहा है। इसके आकर्षण से करोड़ों तारे उसका चक्कर लगा रहे हैं।
तो उन्होंने एक लंबी यात्रा पर चलने की ठानी, जिसमें हर साल वो तारों के उन समूह के कई सारी पिक्चर्स लेते थे जो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद थे। उन्होंने एक बड़ी टीम बनाई जिसमें उनके साथी एडॉप्टिव ऑप्टिक्स जैसी एडवांस तकनीक का इस्तेमाल करके इन दूर स्थित तारों से मिले इतने सारे डेटा को हैंडल करते थे और उनकी तस्वीरों को बेहतर बनाते थे। तो अगर आप एक नॉर्मल टेलीस्कोप से गैलेक्टिक केंद्र को खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ऐसी तस्वीरें मिलेंगी। एडेप्टिव ऑप्टिक्स की हेल्प से आप दाहिनी ओर मौजूद इन खूबसूरत तस्वीरों को देख सकते हैं। ये दोनों तस्वीर असल में समान ही है। बाईं तरफ वो धुंधली है मगर दाहिनी तरफ से साफ नजर आ रही है। और वर्षों की मेहनत से उन्हें कमाल का पैटर्न बनता नजर आया, जिसमें ये सितारे बेहद तेजी से तितर बितर हो रहे थे। और इस तरह की घटना जिसमें पहले दर्जन भर फिर 20 से 30 तारे एक साथ एक केंद्र में आपस में आसपास चक्कर लगा रहे हों, वो किसी एस्ट्रोनॉमर ने पहली बार देखा था। तो क्या वो ब्लैक होल के होने का पहला सबूत था? और अगर हाँ, तो क्या उनमें से एक हमारी ही गैलेक्सी के बीचों बीच मौजूद है? आप किसी ऐसी चीज के अस्तित्व को कैसे समझाएंगे जिसे आपने कभी देखा ही नहीं है? और ब्लैक होल उन्हीं में से एक चीज है। इसमें से तो लाइट भी पार नहीं जा सकती, मगर आपके पास ग्रेविटी है। आप अब हमारे सोलर सिस्टम की कल्पना कीजिए, जिसमें आज ग्रह सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। दूर स्थित ग्रह धीरे और पास वाले तेजी से चक्कर लगाते हैं। अब अगर आप केंद्र से सूरज को गायब कर दें तो उसकी ग्रेविटी के असर से भी ये घटना चलती रहेगी, और हम यही प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ तारे हैं और ये वो केंद्र है जहां रेडियो सोर्स मौजूद है, जिसे हम ब्लैक होल मान रहे हैं। ये एक सितारा है जिससे ऑर्बिट को हम 15 सालों से ट्रेस कर रहे हैं। इस सितारे को S2 कहा जाता है, जो एक जबरदस्त गति से मूव हो रहा है। और जैसे जैसे ये डार्क ऑब्जेक्ट के केंद्र की तरफ आता जाता है, वैज्ञानिक इसकी स्पीड को लगभग 15 मिलियन माइल्स पर आवर की बता रहे हैं। हम समझ चुके हैं कि इस डार्क ऑब्जेक्ट के केंद्र में कोई चीज है, शायद रेडियो सोर्स है, जिसमें कई मिलियन सितारों जितनी एनर्जी है, और वो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज से मिलती जुलती है, वो है ब्लैक होल। राइनहार्ड गेंजेल ने ब्लैक होल्स को समझ सकने वाली एक डिस्कवरी की है, लेकिन उनकी टीम ने एक ऐसी चीज की भी खोज की है जिसने अपने जीवन काल में कई लाख तारों को निगला है। एस्ट्रोनॉमर्स उसे एक सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। लेकिन इतनी बड़ी खोज के बाद भी ये सिर्फ इन अजीब रहस्यों की शुरुआत भर है। अभी आगे तो हम ब्लैक होल की इनसाइड स्टोरी समझेंगे। हमें ये जानना है कि उन तारों, प्लैनेट्स और लोगों के साथ क्या होता है जो उनके करीब जाते हैं। कोई टेलीस्कोप कभी भी किसी ब्लैक होल के अंदर नहीं देख पाएगी। ये जानने के लिए कि वो कैसे काम करते हैं, हमें देखने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना होगा। हमारी गैलेक्सी के केंद्र में एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन रहा है जो बिल्कुल अदृश्य है, मगर उसका भार 40 लाख तारों जितना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हर गैलेक्सी ने अपने केंद्र में एक सुपर मासिव ब्लैक होल मौजूद रखा हुआ है। तो वो क्या है? वैज्ञानिक इन्हें एक कॉस्मिक टाइम मशीन मानते हैं या एक पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता भी समझते हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक इससे अलग राय रखते हैं और कहते हैं कि ये उस दुनिया का रास्ता है जहां बहुत बड़ा और बहुत छोटा आसानी से पहचाना जा नहीं सकता, जहां सच और भ्रम दोनों समान हैं। एस्ट्रोनॉमर जूली कॉमरफोर्ड कई दूर की गैलेक्सीज और उनके केंद्रों की स्टडी कर रही हैं। ब्लैक होल्स जैसे सर चकरा देने वाले ऑब्जेक्ट्स के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा लगता है जितनी भी गैलेक्सी मैंने देखी है उन सबके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है। सुपर मैसिव ब्लैक होल से मेरा मतलब ऐसी चीज से है जो सूरज से लगभग 10 या 20 करोड़ गुनी बड़ी होगी। आप इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को तब देख सकेंगे जब गैसेस उस पर गिर रही हों। तब वो काफी गर्म होकर बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है।
और खूब चमकता है। लेकिन जब जूली ने इन बड़े ब्लैक होल्स के इर्द गिर्द की चमकदार गैसेस को स्टडी किया, तब उन्हें काफी आश्चर्यजनक चीज मिली। वहां पर दरअसल एक कॉस्मिक डांस चल रहा था, वो भी एक अकल्पनीय स्तर पर। ऐसा लगता है जितनी भी गैलेक्सी मैंने देखी हैं, उन सब के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल प्रेजेंट है। सुपर मैसिव ब्लैक होल से मेरा मतलब ऐसी चीज से है जो सूरज से लगभग 10 या 20 करोड़ गुनी बड़ी होगी। जूली 2 गैलेक्सीज के टकराने के बाद के परिणाम के बारे में सोचने लगी कि अगर उन दोनों के केंद्र पर ब्लैक होल्स हुए तब उनका क्या होगा। तो जब 2 गैलेक्सी टकराती हैं, तब क्रैश होने के बजाय वो मर्ज होकर एक घुमावदार गोले का रूप ले लेती हैं, जिसमें आपको एक डांस जैसा कुछ नजर आएगा और हम उनके द्वारा निकल रही जगमग रोशनी से उन्हें पहचान सकते हैं। तो जो ब्लैक होल्स हमारे करीब आते हैं, हम उनकी छोटी वेवलेंथ वाली रोशनी को पकड़ते हैं, जो आमतौर पर ब्लू रंग की होती है, और जो ब्लैक होल हमसे दूर जा रहे होते हैं, वो लाल रंग की बड़ी वेवलेंथ वाली रोशनी छोड़ते हैं। तो ये नीली और लाल रंग की रोशनी है, एक डांस जैसी लगती हैं, और जब भी हम इन्हें देखते हैं, हम ऑब्जर्वेशन रूम में खुशी से झूम उठते हैं। जूली जैसे जैसे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रही हैं, वो इस अद्भुत नृत्य को बार बार देख पा रही हैं। तमाम गैलेक्सीज के बीच में ब्लैक होल्स की जोड़ियां बन रही हैं। हमने अब तक की अपनी रिसर्च में 90 गैलेक्सी को ढूंढा है, जिनमें से 32 यानी 1/3 के केंद्रों पर ब्लैक होल्स मौजूद हैं, और वो ऐसी नीली और लाल रोशनियां छोड़ रहे हैं। ये अद्भुत इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर ब्लैक होल्स एक जगह पर स्थिर नहीं है, वो घूम रहे हैं और ये शानदार घटना करते जा रहे हैं। जैना लेविन जैसे वैज्ञानिक मानते हैं कि इन घूमते हुए ब्लैक होल्स की स्टडी करके इनके अंदर की बातें जानी जा सकती हैं, क्योंकि फिर उनका डांस सिर्फ देखा नहीं सुना भी जा सकेगा। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन स्पेस और टाइम को एक फ्लेक्सिबल पदार्थ के तौर पर देखते थे, जिसे ग्रेविटी के द्वारा डिस्टर्ब किया जा सकता था, और एक ब्लैक होल इन मटेरियल के बीच स्थित एक गहरा कुआं जैसा है। जब 2 ब्लैक होल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये स्पेस और टाइम में डिस्टर्बेंस लाते हैं, जिससे रिपल तरंगे बनती हैं जो पूरे ब्रह्मांड में दूर तक महसूस की जा सकती हैं। और ये पूरे ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, तो शायद हम लाइटलेस ब्लैक होल को देख ही नहीं सकते हैं, मगर हम स्पेस और टाइम के डिस्टर्बेंस को समझकर उन्हें सुन जरूर सकते हैं। बीते कई सालों में जैना और उनके साथी ब्लैक होल्स के द्वारा निकलने वाले साउंड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक के बाद एक ऑडियो सुन रहे हैं और जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सबके बस की बात नहीं है। जो बड़े ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड और समय को डिस्टर्ब करते हैं तो उसके परिणाम की कैलकुलेशन के लिए काफी उलझे समीकरणों को सुलझाना पड़ता है और इस काम में महीनों लग जाते हैं। ये एक छोटे ब्लैक होल का बड़े ब्लैक होल से इर्द गिर्द बना ऑर्बिट है, और ये इस ड्रम से टकराकर एक साउंड बनाता है। ये ड्रम स्पेस और टाइम से बना हुआ है। ये बिल्कुल खटखटाने की आवाज जैसा है। यह आवाज तब तक बढ़ती है जब तक वह बड़े ब्लैक होल के केंद्र में नहीं समा जाता। फिर ये दोनों जुड़कर एक बड़ा ब्लैक होल बनाते हैं, और फिर ये कुछ ऐसी आवाज के साथ बंद हो जाता है जैसे ब्रर। हाँ, क्योंकि ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्पेस और टाइम को काफी डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए एक ब्लैक होल का ऑर्बिट दूसरे के आसपास बन जाता है, मगर ये पृथ्वी और सूरज के ऑर्बिट से अलग है। तो ये ब्लैक होल के दूर से आकर चक्कर लगाता हुआ केंद्र तक पहुंचता है, फिर वापस ऐसे ही दूर जाता है। मतलब इससे हमें एक ओवल नहीं बल्कि 3 गोल पत्तियां जैसे शेप मिलते हैं। तो जब ये पत्तियों जैसे पैटर्न लगातार इस सिमुलेशन से निकल रहे थे, तब जैना शॉक्ड हो गई, क्योंकि इस पैटर्न जिसमें दुनिया के सबसे हैवी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे, ये दुनिया के सबसे हल्के ऑब्जेक्ट्स के मूव करने के तरीकों से एकदम मैच करता है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। हम इसे एक क्लासिकल एटम बना सकते हैं, जिसमें बड़ा ब्लैक होल न्यूक्लियस की तरह काम करेगा और छोटा घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की तरह, और साथ मिलकर ये एक एटम बना देंगे। आखिर कैसे इतना भारी ऑब्जेक्ट एक एटॉमिक पार्टिकल जैसा बिहेव कर सकता है? जब हम सामान्य चीजों या लोगों की भी बात करते हैं तो वो भी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते।
मतलब अगर आप मुझे क्लोन भी कर ले तब भी मेरे अलग अलग अवतार मुझसे काफी अलग होंगे। इसका मतलब सामान्य लोग और चीजें फंडामेंटल पार्टिकल से काफी अलग होती हैं। उन्हें पहचाना जा सकता है, मगर ब्लैक होल्स उनसे काफी अलग होते हैं, बिल्कुल फंडामेंटल पार्टिकल्स जैसे बिहेव करते हैं। और ये काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि वो इतने बड़े होते हैं। अभी ये आइडिया बस एक अंधेरे में चलाए गए तीर जैसा है, लेकिन अगले 5 सालों में शायद ये सुपर डिटेक्टर स्पेस से आने वाली रिपल वेव्स का पता लगा लेंगे जो बड़े ब्लैक होल्स के आसपास चक्कर लगाने से क्रिएट होते हैं, और वो हमें बताएंगे कि क्या सच में ब्लैक होल छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे बिहेव करते हैं। अगर सबसे बड़ी और छोटी चीजों के बीच के इस कनेक्शन ने दुनिया के 2 महान फिजिसिस्ट के बीच एक झगड़ा करवा दिया है। उनमें से एक है स्टीफन हॉकिंग और दूसरे ने अपना जीवन दक्षिणी अमेरिका में एक प्लम्बर के तौर पर शुरू किया था, और अब वो ब्लैक होल्स पर आइंस्टीन के बाद के सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आइडिया जो सच में रियलिटी को उलट पुलट कर देगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी चीजों के पीछे की फिजिक्स को समझने के सफर में पहला कदम 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने लिया। सबसे छोटे कणों की स्टडी करना यानी क्वांटम मैकेनिक्स ने समझाया कि खाली स्पेस असल में अनगिनत पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स से घिरा हुआ है, जो पहले एक दूजे से टकराकर बनते हैं, फिर अगले ही पल खत्म हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं कि इन्हें रियलिटी का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए। फिजिसिस्ट इसे वर्चुअल पार्टिकल कहते हैं, लेकिन हॉकिंग मानते हैं कि स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां पर ये पार्टिकल्स रियल हो सकते हैं। ब्लैक होल्स के आसपास एक अदृश्य रेखा होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसके ठीक बाहर ग्रेविटी का असर इतना कम होता है कि वो लाइट को ट्रैप नहीं कर सकती, मगर अंदर उसके प्रभाव से कुछ भी नहीं बच सकता। अगर इस लाइन के पास वर्चुअल पार्टिकल्स की एक जोड़ी बनती है तो संभव है कि उनमें से एक ब्लैक होल्स के भीतर जाएगा और वो दूसरे से कभी नहीं मिल पाएगा। उसका वही दूसरा पार्टनर ही रेडिएशन बनकर निकलेगा, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। अगर हॉकिंग सही है तो ब्लैक होल्स असल में पूरी तरह ब्लैक नहीं होने चाहिए, वो चमकदार होगा। आज तक किसी ने भी ब्लैक होल से हॉकिंग रेडिएशन को बाहर निकलते नहीं देखा है। असल में वो इतनी फीकी और ब्लैक होल्स इतनी ज्यादा दूर होते हैं कि ज्यादा मामलों में शायद ऐसा करना संभव नहीं होगा। मगर जेफ स्टाइनर को लगता है कि उन्होंने हॉकिंग की थ्योरी को टेस्ट करने के लिए तरकीब की खोज कर ली है, जिससे फिजिक्स की दुनिया में खलबली मच गई है। वो इस दुनिया के इकलौते शख्स हैं जिन्होंने ब्लैक होल्स को करीब से देखा है, और तो और उन्होंने खुद एक बनाने की कोशिश भी की है। मेरा ब्लैक होल किसी भी तरह से खतरनाक नहीं है। सोनिक ब्लैक होल सिर्फ साउंड वेव्स को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये सिर्फ 1 लाख एटम से मिलकर बना है, जो काफी कम मैटर है। मुझे यकीन है कि मैं अगर अपने अपार्टमेंट के आसपास एक सोनिक ब्लैक होल बना दूं तो मेरे पड़ोसी बड़े खुश होंगे, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। जब वो अपनी इजराइल की यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में संगीत नहीं बजा रहे होते, तब वो ऊपर अपनी लैब में होते हैं। जेफ हमें एक सोनिक ब्लैक होल बनाने की विधि बता रहे हैं, जिसमें रुबिडियम एटम का छोटा सैंपल होता है, जिसे -459 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर ठंडा किया जाता है। जब मैं इन छोटे एटम्स के साथ काम कर रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि ये एटम्स साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज हैं, और जब साउंड वेव्स इनके विपरीत फ्लो करती है तो वो इसे पार नहीं कर पाती। और ऐसा ही रियल ब्लैक होल्स के साथ होता है, जिससे लाइट वेव्स स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन के कारण पार नहीं हो पाती। भले ही ये ब्लैक होल से साउंड वेव को ट्रैप कर पाता है, लाइट को नहीं, मगर इसमें भी क्वांटम मैकेनिक्स के वही रूल्स अप्लाई होते हैं जो इनके दूर स्थित कॉस्मिक कजन्स पर होते हैं। अगर हॉकिंग्स की ब्लैक होल्स वाली थ्योरी सही है तो जेफ जरूर उन एस्केप कर रही साउंड वेव्स को ढूंढ लेंगे। यहाँ निश्चित तौर पर साउंड वेव्स की जोड़ियां होंगी, एक बाईं और दूसरी दाईं तरफ, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के कारण ऐसा होगा ही। यही हॉकिंग रेडिएशन कहलाती है। जेफ इस रेडिएशन को अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं, मगर उन्हें भरोसा है कि वो 1 साल में ऐसा कर लेंगे, क्योंकि वो अपने परीक्षणों में लगातार बेहतरी कर रहे हैं। और इस अच्छी खबर का दुनिया में सबसे ज्यादा इंतजार अगर किसी शख्स को है तो वो है लेनिट सिस्कीन,
उन्होंने अपने बीते 30 साल हॉकिंग रेडिएशन को समझने में निकाल दिए और वो उसके रहस्यों में उलझे रहे हैं। आज वो दुनिया के सबसे माने हुए थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। उन्होंने अपने बीते 30 साल हॉकिंग रेडिएशन को समझने में निकाल दिए। जब मैं 16 बरस का था तो मैं एक प्लम्बर के तौर पर काम करना शुरू किया करता था और दक्षिणी अमेरिका के घरों के टॉयलेट्स और वॉशरूम के नलों और पाइपों को ठीक करता था, मगर वह काम मैं ताउम्र नहीं करना चाहता था। और आज जब मैं एक फिजिक्स के लिए किसी भी तरह के नए उदाहरण बनाता हूँ तो मुझे उसका प्लम्बिंग से कहीं ना कहीं जुड़ाव साफ दिखता है। ब्लैक होल्स के लिए जो उदाहरण मैं बार बार देता हूँ वह ड्रेन के नीचे आने वाला पानी का है। स्टिंग थ्योरी जिसका काफी हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, तो इसके इस्तेमाल के कारण कई लोग मुझे सस्किन द प्लम्बर कहते हैं। लेनिट का ब्लैक होल से लगाव 30 बरस पहले शुरू हुआ था, जब वो स्टीफन हॉकिंग की एक चर्चा में शामिल हुए थे। उस चर्चा ने उनके अंदर एक विद्रोह पैदा कर दिया। मैंने सैन फ्रांसिस्को में स्टीफन हॉकिंग को एक लेक्चर देते हुए सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि ब्लैक होल्स फिजिक्स के सबसे मूलभूत प्रिंसिपल्स में से एक कंफर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के रूल को वायलेट करता है। ब्लैक होल्स रेडिएशन पर अपने 7 वर्ष के प्रभावशाली काम के बाद हॉकिंग अपने आइडिया को एक लॉजिकल कंक्लूजन देना चाहते थे। वो कहते थे कि ब्लैक होल जितने नए तरह के मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा वो उतनी ही एनर्जी वाली और रंग वाली रेडिएशन निकालेगा। मगर सस्किन के अनुसार ब्लैक होल से निकलने वाले रेडिएशन या उसके अवशोषित पदार्थ और इवेंट होराइजन से निकलने वाली वेव्स के बीच कोई संबंध नहीं है। इन दोनों चीजों के बीच कोई कॉमन लिंक नहीं है। अब ये फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल से काफी अजीब चीज है। फिजिक्स के रूल कहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन लूज नहीं कर सकते। मैं एक उदाहरण देता हूँ। यह एक सिंक है जिसमें लगातार पानी जमा हो रहा है और आप इसमें इंफॉर्मेशन के तौर पर इस रेडिंग की कुछ बूंदें डाल रहे हैं। ड्रिप 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 ड्रॉप ड्रिप। अब आप देखेंगे कि रेडिंग फैल रही है, मगर आप कुछ घंटे इंतजार करेंगे तो पाएंगे कि यह पूरा पानी में एक समान फैल जाएगी और आप कहेंगे कि वाओ, मेरी इंफॉर्मेशन गुम हो गई है और अब हम इसे वापस नहीं पा सकते। मगर इन फिजिक्स के रूल्स के केंद्र में अब भी वह इंफॉर्मेशन सेंड है और अगर आप हर एक मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो आप अपनी इंफॉर्मेशन वापस पा लेंगे। लेकिन इंसानों के लिए ये करना काफी मुश्किल होगा कि हर मॉलिक्यूल पर नजर रखी जाए, पर फिजिक्स कहती है कि वह इंफॉर्मेशन वहां मौजूद है। और स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि यूनिवर्स में ऐसी जगहें हैं जहां ये लॉज टूट जाती हैं। क्या होता है जब इंफॉर्मेशन ब्लैक होल्स में समा जाती है? स्टीवन के अनुसार वह इस ट्रेन की तरह पाइप से गुजरकर हमेशा के लिए गुम हो जाती है। और ये फिनोमेना फिजिक्स के सबसे मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है और इससे मैं काफी शॉक्ड था। अगर हॉकिंग के दावे सही थे तो इसका मतलब होता कि ज्यादातर मॉडर्न फिजिक्स में गलतियां हैं। ब्लैक होल्स करोड़ों तारे खाते जाएंगे और उनका कोई सबूत भी नहीं छोड़ेंगे और दुनिया में कोई दूसरी चीज ऐसा नहीं करती। जैसे एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से पैदा हुई ऊर्जा आसपास की सारी चीजें तबाह कर देगी, मगर सब कुछ अभी भी इस यूनिवर्स में मौजूद होगा। मगर हॉकिंग की माने तो ब्लैक होल्स किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को मरोड़ती नहीं, बल्कि उसे तबाह कर देती है और गुम कर देती है। ये 1981 की बात है जब मुझे उनकी बातों से झटका लगा था और तब से मैं ब्लैक होल्स के सवालों को सुलझाने में लगा हुआ हूँ। ये जंग इन दोनों वैज्ञानिकों से आगे बढ़कर अब सारी फिजिक्स की दुनिया को चुनौती दे रही है, क्योंकि अब इसे जीतने से ज्यादा अपने सच्चे होने की बात है। अब मसला यूनिवर्स को लेकर हमारी सारी धारणाओं का बन गया है। शायद मिल्की वे में 100 मिलियन से ज्यादा ब्लैक होल्स मौजूद हो सकते हैं। जो भी चीज इन डार्क रेमिनेंट्स के करीब पहुंचती है वो इन्हें लगातार अपने खतरनाक ग्रेविटेशन से खींच लेते हैं। मगर जो भी चीज उनके भीतर समा जाती है, आखिर उनके साथ क्या होता है? क्या उनका वजूद हमेशा के लिए मिट जाता है या ब्लैक होल्स उन्हें बचाकर रखते हैं?
ये ब्लैक होल से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें उठाने वाले शख्स को भी शायद नहीं पता था कि ये इतने कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे। ये दुनिया के दो महान लोगों के बीच छिड़ी एक जंग है, जिसके एक तरफ फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग हैं, वहीं दूसरी तरफ लेनिड सिस्किन, जिन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी में काफी अहम योगदान दिया था। स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से ब्लैक होल्स अपने भीतर पहुंची चीजों को हमेशा के लिए गुम कर देते हैं। लेनिड की राय से उलट है। वो बीते 10 वर्षों से हॉकिंग के कॉन्सेप्ट में किसी तरह की कोई गलती नहीं ढूंढ पाए हैं कि आखिर कैसे ब्लैक होल्स अपने निकले हुए मटेरियल्स को रेडिएट करते हैं। ये लगभग असंभव सा लगता है कि जो चीज ब्लैक होल्स में गिर रही थी उनसे ही हॉकिंग रेडिएशन निकल रही थी, क्योंकि वो पार्टिकल्स के समाये जाने वाले स्थान से काफी दूर से आ रही है। फिर उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को नए तरीके से देखा, जिसे आप डेथ लॉग पैराडॉक्स कह सकते हैं। इसे एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसमें एस्ट्रोनॉट एलिस, बॉब और ब्लैक होल शामिल है। बॉब स्पेसशिप को ब्लैक होल के इर्द गिर्द घुमा रहा था और तभी एलिस ब्लैक होल में कूद पड़ती है। बॉब क्या देखता है और एलिस क्या महसूस करती है? बॉब देखता है कि एलिस ब्लैक होल की तरफ खींची जा रही है, मगर वह वक्त के साथ धीरे हो रही है। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी के कारण स्पेस और टाइम इवेंट होराइजन के पास काफी डैमेज होने की आशंका है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से बॉब एलिस को वक्त के साथ स्लो होता हुआ तब तक देखेगा जब तक वो रुक नहीं जाती। तो बॉब के नजरिए से एलिस पूरी तरह रुक जाती है और यह कहानी वहीं खत्म हो जाती है कि एलिस ब्लैक होल में नहीं पहुंचे, मगर दूसरी तरफ एलिस का पॉइंट ऑफ व्यू एकदम अलग रहा। और वहीं दूसरी तरफ एलिस का कहना बिल्कुल ही अलग था। उसके मुताबिक वो बिल्कुल हॉराइजन में बहती चली जाती है बिना किसी रुकावट के, और जब वो हॉराइजन से होते हुए बिना किसी केंद्र तक पहुंची तो पहुंचने के बाद उसे जबरदस्त घुटन हुई और उसका सारा शरीर विकृत हो गया। अब मैं आगे की कहानी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो काफी बुरा था। एक ही घटना के दो विपरीत किस्से कंफ्यूज कर देते हैं। पहले में एलिस इवेंट होराइजन में फंस जाती है और मर जाती है, और दूसरे में वो वक्त के साथ जम जाती है पर जिंदा रहती है। मगर तभी लेनिड सिस्किन को इस गुत्थी को सुलझाने का एक तरीका सूझा जिससे वो ये जंग जीत सकते थे। मैंने सोचना शुरू किया कि कुछ आइडियाज जो हमें स्ट्रिंग थ्योरी के लिए डेवलप किए थे वे इस प्रॉब्लम को भी सुलझा सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी का एक वर्जन कहता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमारी नज़र से काफ़ी तेज हैं। जैसे आप इस प्रोपेलर को देखिए, जब ये काफ़ी तेज़ी से घूमता है तब आप सिर्फ इसके बीच के हिस्से को देख पाते हैं, मगर जब आप इसे एक हाई स्पीड कैमरे की मदद से देखते हैं तभी देख पाते हैं कि इसमें केंद्र के अलावा पंखुड़ियां भी हैं, जिससे अब ये बड़े आकार का दिखता है। स्ट्रिंग थ्योरी में जब एक एलिमेंट्री पार्टिकल वाइब्रेट करता है तब उसका आकार बढ़ता है। जैसे ये प्रोपेलर जब घूमना शुरू करे तो इसके दोनों अंत पर जो दो और प्रोपेलर जितनी शक्ति होगी, जहाँ 2 प्रोपेलर्स होंगे फिर उसके और पर 2 और, फिर ऐसा करते करते 2 और, हर नया प्रोपेलर अपने पिछले वाले प्रोपेलर से ज्यादा तेज होगा और ये घूम घूम कर एक और तेज स्ट्रक्चर बना लेगा, और ये स्ट्रक्चर ब्रह्मांड भर में फैलने तक यूं ही बढ़ता रहेगा जब तक इसे रोका नहीं जाता। लेनिड को समझ आया कि ब्लैक होल असल में एक अल्ट्रा हाई स्पीड कैमरे जैसा है जो इवेंट होराइजन के करीब आने वाले ऑब्जेक्ट्स को स्लो कर देता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट का वक्त है। तो ब्लैक होल्स, बॉब और एलिस वापस आ चुके हैं, मगर इस बार एलिस के पास एक एरोप्लेन है जिसमें स्ट्रिंग थ्योरी से प्राप्त शक्ति वाला प्रोपेलर जुड़ा हुआ है। एलिस के लिए ज्यादा कुछ नहीं बदलता। वो कॉकपिट में बैठकर इवेंट होराइजन की तरफ आगे बढ़ती है और पूरे समय अपने प्रोपेलर के केंद्र को देखती है, मगर फिर अचानक उसके साथ वही अनचाही घटना हो जाती है। वो केंद्र में पहुंचकर तबाह हो जाती है और इस बार उसका प्लेन भी तहस नहस हो जाता है। मगर बॉब का व्यू काफी अलग है। वो सबसे पहले प्रोपेलर को देखता है,
फिर वो उसके स्लो होने के बाद आउटर प्रोपेलर को देखता है। फिर एक एक करके वो एक संख्या बढ़ती जाती है। प्रोपेलर का आकार बढ़ता जाता है और उतना हो जाता है कि वो पूरे इवेंट होराइजन को ही कवर कर लेता है। ये दो व्यूज अब इतने विचित्र नहीं लगते हैं। एलिस के हिसाब से वो केंद्र पर जाकर स्क्वीज हो गई और दूसरे व्यू में सब कुछ ढक गया। लेनिट ने इस चीज का एक नाम रखा है द होलोग्राफिक प्रिंसिपल। जब मैंने कुछ देर ठहर कर सोचा तब ये जाना कि ये अजीब आवाज है, किसी होलोग्राम के साउंड जैसी है जब एलिस केंद्र में पहुंचती है। और तब अगर मैं होराइजन को एक केंद्र ना कहकर एक सतह समझूं तो हमें एक अजीब सा उलझा हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा जिसकी हर चीज एक ही ओर इशारा करती है। लेनिट सस्किन का मानना है कि किसी ब्लैक होल का सेंटर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे इंफॉर्मेशन लॉस की समस्या सुलझ जाती है। जो भी चीज ब्लैक होल के अंदर दाखिल होती है वो न केवल केंद्र पर बल्कि आसपास की इवेंट होराइजन पर भी अपने निशान छोड़ती है। जब ब्लैक होल हॉकिंग रेडिएशन छोड़ता है तब वो अंदर पड़ी उस चीज से जुड़ी हुई होती है जो अंदर गिरती है, मतलब इंफॉर्मेशन गुम नहीं होती है। इंफॉर्मेशन गुम नहीं होती है। 2004 में डबलिंग में हुए एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में स्टीफन हॉकिंग ने अपनी हार स्वीकार की। उन्होंने माना कि ब्लैक होल्स इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ब्लैक होल की ये वैचारिक जंग लेनिट सिस्किन ने जीत ली, मगर उन्होंने उससे आगे भी काफी कुछ किया, क्योंकि ये थ्योरी सिर्फ ब्लैक होल्स के लिए ही सच्ची नहीं है। ये हमें अपनी रियलिटी के बारे में भी फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है। ये इस रूप में मौजूद चीजों के बारे में मिलने वाले आपके और मेरे डिफरेंट डिस्क्रिप्शन जैसा ही है। इनमें से एक शायद नॉर्मल 3D रियलिटी को समझाएगा और दूसरा शायद इस कमरे की दीवार पर लगी होलोग्राफिक इमेज को, जो शायद उखड़ी सी होगी मगर वही सेम इंफॉर्मेशन कन्वे करेगी। अब ये आइडिया बस एक आइडिया नहीं बल्कि फिजिक्स का एक बेसिक प्रिंसिपल बन चुका है कि सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स के किनारों पर एक होलोग्राफिक इमेज के जैसे होकर सेव हो जाती है। इसका एक मतलब ये भी है कि 3D स्पेस शायद रियलिटी का ही एक वर्जन हो और दूसरा वर्जन एक फ्लैट होलोग्राफिक फिल्म की तरह बिलियन लाइट ईयर्स दूर ब्रह्मांड के आगे हो। मगर ये दोनों रियलिटीज एक साथ अस्तित्व में क्यों हैं? ये आज की तारीख में फिजिक्स की सबसे बड़ी उलझन में से एक है। इन चीजों से सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि स्पेस 3D क्यों है, जबकि उसमें सारी मौजूद चीजें 2D होलोग्राम के रूप में है, जो कि असल में 3D के रूप में होनी चाहिए थी। ब्लैक होल्स इन चुनौतियों को बड़ा और पुख्ता कर देते हैं, जिसकी वजह से हम इसे ऐसी जगह मानते हैं जहां ऑर्डिनरी प्लेन्स हमें नहीं देख पाते। तो अगर मुझे कोई स्पेस की उत्पत्ति के बारे में पूछेगा तो मैं कहूँगा कि मैं इस बारे में अभी सोच रहा हूँ और अभी मैं नहीं समझ पाया हूँ। ब्लैक होल्स ने 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से लोगों को आश्चर्य में डुबा रखा है। हमने उन्हें टाइम मशीन समझा, पैरेलल यूनिवर्स के शॉर्टकट के रूप में देखा और ऐसे मॉन्स्टर्स के रूप में जाना जो एक रोज पृथ्वी को ही निगल जाएंगे। अगर इनमें से एक भी आइडिया सच निकलता है तो अच्छा है, पर अभी के लिए ब्लैक होल्स का मुझ पर और आप पर अच्छा खासा प्रभाव है। उनकी झिलमिलाती हुई होलोग्राफिक सतहें हमें शायद बता रही हैं कि जिस चीज को हम अपने पास मौजूद मान रहे हैं उसका एक वर्जन वहां ऊपर बिल्कुल हमारे यूनिवर्स के कोने पर भी मौजूद है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही साइंटिफिक वीडियोस और देखनी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।